चलिए अगला जो टॉपिक होगा वो होगा देवबंद स्कूल दारुल उलूम। ठीक है, देवबंद मूवमेंट हम समझ सकते हैं शॉर्ट में, देवबंद मूवमेंट। ठीक है, और जब हम बात करते हैं दारुल उलूम की, तो दारुल उलूम का मतलब होता है इस्लामिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम धार्मिक संस्थान को हम समझ सकते हैं दारुल उलूम के रूप में। ठीक है, तो देवबंद एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट या सहारनपुर जिले में आता है देवबंद। ठीक है, एक इस्लामिक सेंटर या इस्लामिक एरिया के रूप में जाना जाता है देवबंद, एक मुस्लिम क्षेत्र या मुस्लिम रिलीजियस क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कई बार आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि देवबंद से एक फतवा जारी किया गया है। तो फतवा का मतलब होता है रिलीजियस डिक्री, यानी धार्मिक आदेश जो वहाँ के उलेमा या वहाँ के जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो देवबंद मूवमेंट है ये 1866 1866 के लगभग ही शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, देवबंद से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। The Deoband movement was organized by Orthodox section among the Muslim ulema as a revivalist movement। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझें, ये बात को फोकस करें। The Deoband movement was organized by the Orthodox section among the Muslim ulema। तो मुस्लिम उलेमा जो होते हैं, मुस्लिम उलेमा का मतलब होता है मुस्लिम धर्म के धार्मिक जो गुरु हैं, जो रिलीजियस टीचर हैं मुस्लिम रिलीजन में, उनको हम बोलते हैं उलेमा। ठीक है, तो मुस्लिम रिलीजियस टीचर्स आर नोन एज उलेमा। तो जो उलेमा हैं और उन उलेमाओं में जो कट्टर उलेमा थे, जो ऑर्थोडॉक्स उलेमा थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था देवबंद स्कूल मूवमेंट। ठीक है, या देवबंद मूवमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और ये जो मूवमेंट है ये एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पर देखा जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप लोग समझेंगे कि एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि धर्म से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हें पुनः क्या करना, शुरू करना, उन्हें पुनः प्रैक्टिस में लाना, उनका पुनः से क्या करना, डेवलपमेंट करना। दैट मूवमेंट इज नोन एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इट इज नोन एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ये एक पुनरुत्थान आंदोलन था विथ द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोपोगेटिंग प्योर टीचिंग्स ऑफ द कुरान। अब इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, दो उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट के दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, कुरान की जो ओरिजिनल टीचिंग है, जो वास्तविक शिक्षाएं हैं, उन्हें क्या करना, प्रमोट करना, उनका प्रचार करना। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोपोगेटिंग प्योर टीचिंग्स ऑफ द कुरान। कुरान की वास्तविक शिक्षाओं का प्रचार करना। ठीक है, एंड हदीस, कुरान और हदीस जो धार्मिक लिटरेचर हैं, जो साहित्य है इस्लाम रिलीजन का, इस्लाम धर्म का। तो इस्लाम धर्म के जो धार्मिक साहित्य होते हैं, जो धार्मिक बुक होती है, जो पवित्र बुक मानी जाती है, उसे कुरान या हदीस कहा जाता है। तो कुरान या हदीस की वास्तविक शिक्षाओं को प्रमोट करना, उनको प्रोपोगेट करना among the Muslims and keeping alive the spirit of jihad against the foreign rulers। और दूसरा जो टारगेट है, दूसरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जिहाद की जो प्रैक्टिस है, जिहाद की जो फीलिंग है, जिहाद की जो स्पिरिट है, उसे अपने अंदर हमेशा जीवित रखना, उसे अपने अंदर हमेशा क्या रखना, लाइव रखना या जीवित रखना। ठीक है, किसके खिलाफ, तो जो भी फॉरेन रूलर्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो विदेशी शासक यहाँ पर आए हुए हैं, उनके खिलाफ जिहाद की जो स्पिरिट है उसे हमेशा लाइव रखिएगा या लाइव रखना। ठीक है, जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर।
ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि देवबंद स्कूल मूवमेंट या देवबंद मूवमेंट, जिसको हम दारुल उलूम के रूप में भी समझ सकते हैं, और दारुल उलूम का मतलब होता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या धार्मिक संस्था, जो देवबंद नामक स्थान में स्थित है, जो देवबंद सिटी में स्थित है दारुल उलूम। वहां पर जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे, जो मुस्लिम कट्टर थे, जिन्हें हम मुस्लिम टीचर के रूप में समझ सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मुस्लिम उलेमा, उनके द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था। इट इज नोन एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ मुस्लिम रिलीजन, जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान एंड हदीस, हदीस और कुरान की जो प्योर एजुकेशन है, जो शुद्ध शिक्षा है, जो वास्तविक शिक्षा है, उसको प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार करना अमंग द मुस्लिम्स। एंड द सेकंड वन इज टू अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। तो फॉरेन रूलर्स के खिलाफ जो जिहाद की स्पिरिट है उसे हमेशा जीवित रखना। ठीक है, द देवबंद मूवमेंट वॉज बिगन एट द दारुल उलूम। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये दारुल उलूम में शुरू हुआ था। और दारुल उलूम का मतलब है इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, यानी कि मुस्लिम शिक्षा का केंद्र। दारुल उलूम का मतलब होता है मुस्लिम एकेडमिक सेंटर, इट मींस इस्लामिक शिक्षा का केंद्र। ठीक है, इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस इन 1866। तो यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को कहा जाता था पुराने समय पर, ब्रिटिश रूल के समय पर। यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त राज्य, संयुक्त प्रांत, एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। वहां पर 1866 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था, 1866 में ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो जब देवबंद मूवमेंट या देवबंद स्कूल मूवमेंट या दारुल उलूम की जब बात की जाएगी तो टाइम जो होगा वो होगा 1866, 1866 में, जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे मुस्लिम्स के, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और देवबंद नामक स्थान जो सहारनपुर जिले में आता है वहां शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो दो नाम यहाँ पे आएंगे, दो उलेमाओं के नाम यहाँ पर आएंगे, जिनका नाम है मोहम्मद कासिम नोना तबी। ठीक है, नानो तबी। तो मोहम्मद कासिम नानो तबी मोहम्मद कासिम नानोतबी, और जो सेकंड नाम है वो है राशिद अहमद गंगोई। राशिद अहमद गंगोई। इन दो उलेमाओं के द्वारा, इन दो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स के द्वारा या इस्लामिक रिलीजियस टीचर्स के द्वारा देवबंद मूवमेंट शुरू हुआ था, देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था। और इस मूवमेंट का एक टारगेट, एक लक्ष्य ये भी था कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो नए नए प्रिंसिपल्स या नई नई टीचिंग्स जो दी जा रही है इस्लाम या मुस्लिम लोगों को, उनको भी क्या करना, रोकना। ठीक है, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट द देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग समझें कि राजनीतिक जो फ्रंट है, जो पॉलिटिकल फ्रंट है, जो राजनीतिक फ्रंट है किसका? देवबंद मूवमेंट का, देवबंद आंदोलन का, वो कांग्रेस के साथ क्या करता है? कांग्रेस की विचारधाराओं को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट द देवबंद स्कूल वेलकम्ड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में, और उनके जो आइडियाज हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनको सपोर्ट करता है कौन सा मूवमेंट? देवबंद मूवमेंट। क्योंकि आप सभी को पता है कि कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी यही थी कि ब्रिटिश रूल को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। इन 1888, 1888 के समय पर, और आप सभी को पता है 1888 में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की थी सर सैयद अहमद खान ने। मैंने आप लोगों को सर सैयद अहमद खान पढ़ाते समय पढ़ाया था कि उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है ना, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1888। और ये जो घटना थी, ये जो इवेंट था, इसका विरोध करने के लिए, इसके खिलाफ इन्होंने एक फतवा जारी किया था। इन 1888 इशूड अ फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन एंड द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन।
तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक लक्ष्य, मूल लक्ष्य जो है वो ये है कि मुस्लिम धर्म में जो चेंजेस की कोशिश की जा रही है, जो परिवर्तन की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा, अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा, उनकी उन एक्टिविटीज को रोकना, ये बेसिक टारगेट है। और जो पुरानी रीति रिवाज हैं, पुराने परंपराएं हैं, उन्हें क्या रखना? कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टारगेट भी बताए हैं, मैंने आप लोगों को इसके मेन ऑब्जेक्ट बताए हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट तो यही है, लेकिन मूल जो है वो क्या है? वो है अलीगढ़ मूवमेंट को रोकना। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को रोकना। तो जैसे ही 1888 या 1888 में द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनता है, तो उसके खिलाफ ये लोग फतवा जारी करते हैं। और ये जो फतवा होता है ये किसके खिलाफ जारी होता है? तो इन एसोसिएशन और जो सर सैयद अहमद खान थे उनके ऊपर ये फतवा जारी किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी एसोसिएशन के एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था मोहम्मद अल हसन। मोहम्मद अल हसन जब ये लीडर बनते हैं, मोहम्मद अल हसन जब नेता बनते हैं किसके? देवबंद मूवमेंट के या देवबंद आंदोलन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है इस मूवमेंट की, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ नए रिफॉर्म्स या कुछ नए तरीके से नई इंटेलेक्चुअलिटी या विद्वान या बौद्धिक विचारधारा का विकास यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मोहम्मद अल हसन नाम से जब नए लीडर यहाँ पर आते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मोहम्मद महमूद अल हसन का। महमूद अल हसन द न्यू देवबंद लीडर, एक नए देवबंद के नेता बनते हैं, एक नए देवबंद के लीडर बनते हैं। और गेव अ पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट टू रिलीजियस आइडियाज ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या दिया जाता है? एक पॉलिटिकल, एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट या एक बौद्धिक या एक हम बात करें इंटेलेक्चुअल कंटेंट दिया जाता है, धार्मिक आइडियाज के साथ साथ, धार्मिक विचारों के साथ साथ इस संस्थान को, इस संस्था को। ठीक है, तो अब इन्होंने एक पॉलिटिकल और एक इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू की है, एक राजनीतिक और एक बौद्धिक विचारधारा को यहाँ पर इन्होंने लेकर आए हैं। ठीक है, किसने? मोहम्मद अल हसन ने, महमूद अल हसन ने। ये एक इंपॉर्टेंट नाम आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ही वर्कड आउट a synthesis of Islamic principles and nationalist aspirations। तो इन्होंने किस तरह से कार्य किया है, इन्होंने किस तरह से अपने विचारधाराओं को प्रमोट किया है? तो इन्होंने दो चीजों को ध्यान में रखा है। एक तो रिलीजियस या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन है, उसका भी इन्होंने ध्यान रखा है। और इन्होंने कहा है कि हमें इस्लाम धर्म के साथ साथ जो हमारी इंडिपेंडेंसिप है, हमारी जो आज़ादी है, उसके लिए भी कार्य करना चाहिए, उसके लिए भी मूवमेंट करना चाहिए। और ये जो इनके आगमन की जो टाइम है, ये जो लीडर बनते हैं इस संस्थान के, वो होता है लगभग 1919 या 1920 के अप्रोक्स, 1919 या 1920 के लगभग। महमूद उल हसन इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनते हैं। और द जमात उल उलेमा गेव अ कॉन्क्रीट शेप टू हसन्स आइडिया of protection of religious political rights of the Muslim in overall context of Indian unity and national objectives। तो यहाँ पर जब से महमूद अल हसन का ओरिजिन होता है, इनके आइडियाज का डेवलपमेंट होता है, तो जमात उल उलेमा का मतलब है ये भी एक रिलीजियस ग्रुप है, एक ऑर्थोडॉक्सी ग्रुप है, किनका? मुस्लिम्स का। ठीक है, वहीं से रिलेटेड जमात उल उलेमा, जब से इनका ओरिजिन होता है, जब से इनका उद्गम होता है, तो जमात उल उलेमा भी इनकी आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है, इनके आइडियाज को समर्थन देता है। ठीक है, और धार्मिक और राजनीतिक अधिकार जो मुस्लिम्स को मिलना चाहिए उनको भी वो समर्थन देते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीयता है, जो देश की एकता और अखंडता है, उसके लिए भी ये महमूद उल हसन की एक्टिविटी को या उनके आइडियाज को क्या करते हैं? समर्थन देते हैं। यानी जमात उल उलेमा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडियन यूनिटी में विश्वास कर रहे हैं, किसके आने के बाद? महमूद उल हसन के या महमूद अल हसन की आइडियाज के आने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की दारुल उलूम की, और इस तरह से हमने बात की है किसकी? देवबंद मूवमेंट की। तो ज़्यादा चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे।
तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को समझ लें। सबसे पहली बात, देवबंद मूवमेंट या देवबंद स्कूल या दारुल उलूम क्या है? एक इस्लामिक, बोल सकते हैं कि एक एकेडमिक है, ठीक है, इस्लामिक एकेडमिक सेंटर को हम बोल सकते हैं दारुल उलूम, जो कहाँ पर है? देवबंद में है। वहाँ के जो मुस्लिम रिलीजियस टीचर्स थे जिन्हें हम उलेमा बोलते हैं, उनके द्वारा ये मूवमेंट या ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 1866 में किया गया था। इस मूवमेंट का बेसिक उद्देश्य जो था, मूल उद्देश्य जो था, वो अलीगढ़ मूवमेंट की एक्टिविटीज को रोकना, मुस्लिम धर्म में जो बेसिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है, जो वेस्टर्न एजुकेशन की ओर मुस्लिम्स को ले जाने की कोशिश की जा रही है, साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशन की ओर, उसे रोकना था, ठीक है। और अपनी पुरानी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को निरंतर बनाए रखना, ये मुख्य उद्देश्य था। तो ये तो है एक टारगेट। अब इसे इस तरह से हम समझें कि प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस, इसको एक प्रोपोगेट करना, जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, ये एक बेसिक टारगेट होगा। और फिर हम बात करें इसे किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद कासिम नानोबती, ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतबी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किए गए थे। लेकिन 1920 के अप्रोक्स इस मूवमेंट में एक नए लीडर मिलते हैं जिनका नाम है महमूद अल हसन। और महमूद अल हसन जब से इस मूवमेंट में जुड़ते हैं, तब से जमात उलेमा ए हिंद, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जमात उलेमा ए हिंद was founded in 1919 and played a major role in the Indian independence and movement through its propagation of the doctrine of composite nationalism। तो तब से क्या होता है कि जमात उलेमा ए हिंद, जिसका गठन किया जाता है 1919 में ही, तो जब से आपके महमूद अल हसन आते हैं, तब से जमात उलेमा ए हिंद जो है वो किस और कार्य करने लग जाती है, किस और फोकस होने लग जाती है, तो भारत की स्वतंत्रता, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये लग जाते हैं, या उसमें इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही ये जो नेशनलिज्म या जो राष्ट्रीयता है, जो एकता है, उन विचारों को ये क्या करते हैं, उन आइडियाज को ये लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देवबंद मूवमेंट की बात कर ली है, हमने दारुल उलूम की बात कर ली है, हमने मुस्लिम उलेमा कौन होते हैं उनकी बात कर ली है, कब ये मूवमेंट हुआ था उसको समझ लिया है हमने। साथ ही जो सर सैयद अहमद खान थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही हमने जो अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट जो 19वीं सेंचुरी में हुए, 19वीं शताब्दी में हुए हैं, उनको समझेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।